हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोंदिया एकेडमी। आज हम देखेंगे साइंस में अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये जो आपका लेक्चर डिजाइन किया गया है ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। ये आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी पीईटी का एग्जाम रहे, चाहे आपका वीडियो री एग्जाम होना है उसके लिए, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी चल रहा है उसके लिए। ये जो आपका प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रेलवे ग्रुप डी में आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका साइंस में काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें हम देखेंगे प्रत्येक एग्जाम के लिए आपका इसमें कवर किया जाएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन अम्ल, क्षारक एवं लवण से आता है तो इसे कंप्लीट करने के बाद में कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। अम्ल, पहली बात, अम्ल कहते किसे हैं? एसिड। तो अम्लों का अगर स्वाद के अकॉर्डिंग बोला जाए तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? आपके खट्टे होते हैं, तथा यह नीले लिटमस को, जो लिटमस पेपर होता है ना, यह नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं। अगर अम्ल होगा तो नीले लिटमस को कैसा कर देगा? वो लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, क्षारक, बेस क्या होता है? जो क्षार होता है, क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। यह क्या करते हैं? जो लाल लिटमस होता है उसे किसमें? नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल में करते हैं, जबकि क्षार है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देते हैं। अच्छा, कुछ लिटमस के नाम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे। लिटमस हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जो हल्दी है वो एक सूचक की तरीके से कार्य करता है, इंडिकेटर की तरीके से। तो जो लिटमस है, लिटमस पेपर और जो हल्दी है वो कैसे सूचक होते हैं? एक प्राकृतिक सूचक है, यानी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये। जबकि जो आपका मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थलीन एक कैसा है? संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक होता है। वो आपका नेचुरल है, ये कैसा है? सिंथेटिक सूचक है, यानी कि संश्लेषित सूचक होता है, संश्लेषित यानी सिंथेटिक। चलिए देखिए, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह कैसे कलर का होता है? बैंगनी रंग का होता है। यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि लिटमस विलयन कैसा होता है, लिटमस पत्र होता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जब यह, तब यह कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। ना तो यह अम्लीय हो ना क्षारीय हो, तब इसका कलर कैसा होता है? बैंगनी रंग का। यह किस समूह का होता है? यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है या फिर निकाला जाता है जो लिटमस होता है। अच्छा, देखिए कुछ रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जैसे रिएक्शन होती कैसे, जैसे अम्ल हो या आपका बेस यानी क्षार हो, अगर वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगी, मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगी, तो हमेशा आपका क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaOH ये आपका बेस है यानी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अम्ल हो आपका कोई भी, प्लस धातु कौन सी ली गई यहाँ पर? Zn यानी जिंक ली गई है। तो देखिए ये रिएक्शन करेगी तो ये लवण बनाएगी, तो यहाँ से बनेगा क्या आपका? Na2ZnO2। इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। प्लस क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस, तो प्लस का H2। जी का मतलब लिखा है गैस, कहीं पे लिखा हुआ आपका देखा हो रिएक्शन में ब्रैकेट में S लिखा है तो उसका मतलब सॉलिड होता है, G लिखा है तो उसका मतलब गैस है, L लिखा है तो उसका मतलब क्या? लिक्विड है। तो क्या आपका ये अम्लीय क्षार हो गया, इसने धातु के साथ रिएक्शन किया, इसने लवण कौन सा बनाया? सोडियम जिंकेट, और क्या निकलती है? H2 गैस निकलती है। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया है। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल है तो उधर 2Na का गुणा कर दिया, ये बैलेंस रिएक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अम्ल प्लस क्षार। अगर अम्ल और क्षार की अगर हम रिएक्शन कराएं, पूछ भी लेता है कि अम्ल और क्षार से हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए अम्ल और क्षार से हमें लवण प्राप्त होगा, प्लस और क्या निकलता है? जल प्राप्त होता है रिएक्शन में। तो देखिए जैसे अम्ल क्या आपका HCl है और क्षार क्या आपका NaOH है। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जिसे, और प्लस का क्या प्राप्त होगा? जल यानी कि H2O प्राप्त होगा। अच्छा, एसिड अम्ल की बात करें तो अम्ल वैसे हमने बताया अभी तुम्हारा भौतिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि जो स्वाद में खट्टे वो अम्ल कहलाते हैं, और जो स्वाद में आपके कैसे हो, जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोला जाए, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ? अम्ल विलयन में H+ आयन, जिसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, उत्पन्न करता है, वो तो अम्ल कहलाता है। और क्षार क्या होता है? जो विलयन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो आपका क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। चलिए pH स्केल देखते हैं, pH पैमाना जैसे बोलते हैं, pH स्केल से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए होता क्या है pH स्केल आपका? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन
की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, यानी एक पैमाना विकसित किया गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है, मात्रा कितनी है, उसका निर्धारण करने के लिए किसका मतलब पैमाना दिया गया, पीएच स्केल का, इसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में जो पी सूचक होता है वो पुशांश यानी पैटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच जो आप पढ़ते हो कि पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, इसमें जो पी होता है वो पी सूचक किसका होता है, आपका पुशांश का होता है, यानी पेटेंज इंग्लिश में बोलते हैं। और जो एक कैसा शब्द होता है, ये जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। H+ आयन की कितनी शक्ति है। अच्छा देखिए यहाँ पर मतलब पीएच स्केल के बारे में लिखा हुआ, देखिए ये 7 लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे आपका उदासीन है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। अगर 7 से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे 7 से 14 की तरफ, तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है, बढ़ती हुई यानी OH- बढ़ेगा विलयन में, तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति यानी क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। अच्छा 7 से अगर नीचे चलेंगे 0 की तरफ, तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो कैसी प्रवृत्ति बढ़ेगी उसमें, प्रकृति नेचर उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। 7 से नीचे जाओगे तो अम्लीय, और 7 से ऊपर जाओगे तो कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि 7 से नीचे जाने पर आपका H+ आयन बढ़ता है, और 7 से ऊपर जाने पर 14 तक क्या बढ़ता है, OH- आयन बढ़ता है। चलिए देखते हैं कुछ पीएच वैल्यू लिखी हुई है। जैसे उदासीन विलयन है आपका जल, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर आपका जल का पीएच मान पूछा है तो कितना बताओगे आप, 7 होता है जल का पीएच मान। चलिए देखिए यहाँ पे जो पीएच वैल्यू के रूप में आपके यहाँ पर बना हुआ है, एक हमने लाइन पर डिनोट किए हैं सभी पीएच मानों को। जैसे 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक 14 तक, 0 से 14 तक की तो रेंज होती है इसकी। तो देखिए आपका अगर 0 से 1 है, जो जठर रस होता है जो कि पेट में होता है आपका, HCl है ना आपका, पाचन शक्ति के लिए यानी पाचन के लिए HCl आपका होता है, वो उत्तरदायी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो जठर रस है इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 1.2। अगर पूछ लिया कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, कितना बताओगे, लगभग 1.2। अच्छा नींबू का रस का अगर पीएच मान पूछ लिया तो आपका कितना होता है, 1 और 2 के बीच में लगभग कितनी वैल्यू होती है इसकी, 2.2। शुद्ध जल का पीएच मान अभी ऊपर बताया था आपको कितना होता है, 7 होता है। अगर रक्त का, मानव रक्त का, ये ध्यान रखना है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है आपका, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है आपका, 10 होता है। और NaOH जो सॉल्यूशन होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका लगभग पीएच मान कितना होता है आपका, 14 होता है। चलिए देखते हैं वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है, यानी वर्षा जब होती है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए, तब वह किस प्रकार की वर्षा कहलाती है, तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पेट में जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यह पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में कैसा होता है, सहायक होता है। ये भोजन के पचाने के लिए कौन सा एसिड उत्तरदायी होता है आपके पेट में, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलिए आगे देख, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग आपका किसमें होता है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने तथा फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका प्रयोग कपड़े से जंग के धब्बे हटाने तथा फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने तथा फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में, उसे शुद्ध करने के लिए, सफाई के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है आपका, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट लिए गए वो आपके एग्जाम रिलेटेड ही लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। अच्छा पेट की अम्लीयता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पढ़ा था ना, जिसका पीएच मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का प्रयोग होता है। पेट की अम्लीयता हो जाती है ना, एसिडिटी जैसे बोलते हैं, तो उसे अगर दूर करना है तो किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत लिखे हुए हैं, और वो अम्ल है मतलब उनमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है ये बताया गया। जैसे सिरका है आपका, जैसे छिरका बोलते हैं ना, वही सिरका है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, एसिडिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। अच्छा संतरा होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, सिट्रिक अम्ल। देखिए जितने भी खट्टे फल हैं उनमें ज़्यादातर आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो इमली होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो टमाटर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टा दूध या फिर दही होता है, जैसे दूध फट जाता है ना,
तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा जो नींबू होता है, क्योंकि खट्टा है संतरा और नींबू, तो इसमें कौन सा पाया जाएगा आपका, सीट्रिक अम्ल पाया जाएगा। जो चींटी का डंक होता है आपका, चींटी का डंक है या फिर जैसे आप बोलते हैं मधुमक्खी का डंक है, इसमें क्या पाया जाता है आपका, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, मेथेनोइक अम्ल है। और फार्मूला क्या होता है इसका, HCOOH होता है। चलिए यहाँ पे अब लवणों का पीएच देखते हैं। ये अभी हमने एसिड में देखा था कि कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। देखिए लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अगर रिएक्शन कराई जाए तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अपक्रिया करता है तो हमें उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल विलयन प्राप्त होगा सॉल्यूशन। उसके पीएच मान कितना होगा, 7, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो तो अधिकता किसकी है, प्रबल अम्ल है ना, तो जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो अम्लीय होगा और उसका पीएच मान कैसा होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। अच्छा अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए तो सॉल्यूशन में क्या प्राप्त हो गया, प्रबल कौन है, क्षार, तो सॉल्यूशन भी हमें कैसा होगा, क्षारीय प्राप्त होगा। इसका पीएच मान कैसा होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है, 7 से अधिक होता है। अच्छा देखिए कुछ लवणों के उपयोग लिखे हुए हैं, कैसे क्या यूज होते हैं। देखिए खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे बोलते हैं, का उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होता है। यानी कि किस में यूज करते हैं इसका, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र अगर पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। चलिए देखते हैं अगला आपका क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये किसका फॉर्मूला आपका, साधारण नमक है। और इसका उपयोग किस में होता है आपका, ये तो जानते हैं कि नॉर्मल सी बात है, NaCl जो आपका नमक होता है खाने में यूज होता है, अचार के परिरक्षण यानी अचार को सुरक्षित रखने में, तथा मांस एवं मछली के संक्षारण में यानी उसे सुरक्षित रखने में उपयोग होता है, वो खराब ना हो। चलिए कास्टिक सोडा लिखा है, इसका सूत्र क्या होता है आपका, NaOH। देखिए जो आपका बेकिंग सोडा है उसका सूत्र होता है NaSCO3, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है आपका NaOH। ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा NaOH का अपमार्जक का पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कास्टिक सोडा NaOH का क्या होता है, अपमार्जक वही होता है, डिटर्जेंट बोलते हैं उन्हें, तो डिटर्जेंट का पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, और थोड़े से पॉइंट बचे हुए हैं। देखिए धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होगा आपका, Na2CO3 का उपयोग कपड़े धोने में होता है। वैसे इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है, जब ये क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है, जली में वियोजित हो जाता है ऐसे, तो Na2CO3.10H2O होता है आपका फॉर्मूला किसका, धावन सोडा का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। 10 मॉलिक्यूल किसके होते हैं आपके, वाटर के होते हैं। अच्छा देखिए अगला पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा, इसका सूत्र क्या होता है आपका, KNO3 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा का सूत्र क्या होता है, KNO3, और जिसे हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग किस में होता है, बारूद बनाने एवं उर्वरक बनाने में किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोरा यानी KNO3 का। अच्छा अगला देखते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 का उपयोग विद्युत लेपन एवं रंगाई व छपाई में किया जाता है। किसका, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। अम्लराज, इंग्लिश में एक्यूरेजिया बोलते हैं इसे, क्या होता है अम्लराज, पूछ लेता है अम्लराज विलयन किसे कहते हैं, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। यानी कंसंट्रेट HCl सांद्र है ना, तो सांद्र HCl का कितना रेशियो होगा, 3, और एक रेशियो किसका होता है, सांद्र HNO3 का, यानी कंसंट्रेट HNO3 का। तो 3:1 ही क्या कहलाता है आपका, अम्लराज अर्थात एक्यूरिया कहलाता है। अगर पूछा जाए कि अम्लराज किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अच्छा यूज क्या होता है इसमें, देखिए इसमें सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुएँ घुल जाती हैं। अगर इसमें सोना और प्लेटिनम धातु अगर घोल दें तो ये इसमें क्या हो जाएगी, ये घुलनशील होती है, उन्हें घोल देगा ये। अच्छा देखिए
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बारे में लिखा है। को ऑयल ऑफ विट्रॉयल पूछ लेता है कि ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। देखिए कुछ पदार्थ लिखे हैं, उनके pH वैल्यू लिखी हुई है, प्रत्येक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है 7, समुद्री जल का pH मान कितना होता है आपका 8.4, दूध का pH मान कितना होता है 6.4 से 6.6 के बीच में होता है। रक्त मनुष्य का बताया था ना pH मान कितना होता है 7.4। लार जो मनुष्य की बनती है ना, लार जो मनुष्य की होती है वो उसका pH मान कितना होता है 6.5 होता है। अच्छा एक पॉइंट और लिखा हुआ उसे देख लें। क्लोरल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर DDT प्राप्त होता है, पूछ लेता है DDT के बारे में, इसलिए रखा गया है पॉइंट यहाँ पे। क्लोरल की अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए तो हमें क्या प्राप्त होता है DDT प्राप्त होता है। कभी कभार पूछा था कि DDT की फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखना DDT की फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाईफिनाइल। पहले डी का मतलब है डाई क्लोरो, दूसरे डी का मतलब है डाईफिनाइल और टी का मतलब है ट्राई क्लोरो एथेन। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, ये होता है आपका DDT का फुल फॉर्म। देखिए फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर, देखिए कैसे डाई क्लोरो होते हैं ना, तो डाई क्लोरो कौन सा हो गया, देखिए 1 और 2 तो डाई क्लोरो हो गया। फिर क्या बोल रहा है डाईफिनाइल, तो 1 और 2 ये डाईफिनाइल हो गए। फिर बोल रहा है ट्राई क्लोरो, तो देखिए Cl3 कितने 3, तो इसलिए हो गया ट्राई क्लोरो। फिर कार्बन कितने 1 2, तो उससे क्या हो गया आपका एथेन। ये स्ट्रक्चर है आपका DDT का। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो। व्यंजक चूड़ क्या होता है, देखिए CaOH का उल्टवाइस प्लस Cl2। जब यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते तब हमें व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है और जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है। आप अगर रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम के अकॉर्डिंग रिएक्शन ही पूछी जा रही है, वैसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि व्यंजक चूड़ का फॉर्मूला क्या होता है आपका CaOCl2। और अगर डी पूछता तब रिएक्शन पूछ भी लेता है, इसलिए रिएक्शन भी यहाँ पर मेंशन है। तो यानी शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है CaOH का उल्टवाइस, और इस पर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं क्लोरीन गैस, तो क्या प्राप्त होगा, देखो रिएक्शन कैसे होगी CaOCl2 व्यंजक चूड़ प्राप्त होगा प्लस H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अच्छा उपयोग क्या होता है व्यंजक चूड़ का आपका, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में और वस्त्र उद्योग में व्यंजन के लिए यानी रंग व्यंजन के लिए, रंग उड़ाने के लिए यूज होता है और उसको जल को शुद्ध करने के लिए यूज होता है। इसमें धावन सोडा आपने पहले देख ही लिया है, सूत्र एक बार लिख दिया जा रहा है इसका आपका Na2CO3.10H2 होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल और उसमें जुड़े हुए थे। तो किसका फॉर्मूला होता है आपका धावन सोडे का। अच्छा उपयोग क्या होता है धावन सोडे का आपका, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में होता है, साफ सफाई में होता है, कांच साबुन व कागज उद्योग में होता है, सिंपल से उपयोग है इसके। अच्छा एक और देख लेते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP बोलते हैं। देखिए ये तो आपके रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है, रिएक्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2O। तो जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दें तो जिप्सम जल के अणुओं को त्याग देता है अपने अंदर से और क्या बनाता है कैल्शियम। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है आपका CaSO4.1/2H2O बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे देखिए रिएक्शन से अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका। CaSO4.2H2O जिप्सम है, ये 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाएगा तो क्या हुआ इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल अपना त्याग देगा, आधा वाटर मॉलिक्यूल बचेगा और 1 से ही 1/2 को त्याग देगा। ये तो क्या प्राप्त होगा इसी से जिप्सम से ही प्राप्त होता है POP। तो CaSO4.1/2H2O ये किसका सूत्र है आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और CaSO4.2H2O किसका सूत्र होता है जिप्सम का, और 1 से ही 1/2H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो हमें इस प्रकार जिप्सम से क्या प्राप्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, अगर रिएक्शन पूछ जाते तो रिएक्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है। जिप्सम का सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2 अगर पूछा जाए तो, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है CaSO4.1/2H2, नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा यूज क्या होता है इसका, उपयोग क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे आपने देखा खिलौने के निर्माण में होता है, और जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो पेशेंट को वो प्लास्टर चढ़ाने में डॉक्टर इसका यूज करता है। इस प्रकार हमने आपका देखा है जो अम्ल क्षारक एवं लवण कंप्लीट रूप से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।